नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैराथन क्लासेज में। जैसे कि हम लोगों का मैराथन क्लासेज में फर्स्ट टॉपिक हम लोगों का क्लियर हो चुका है। सेकंड हम लोग जो बढ़े हैं मिडवाइफरी की तरफ से, जो कि सेकंड मोस्ट सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले टॉपिक है। और हम जो मैराथन क्लासेज चला रहे हैं जिसमें कि आपको सारे टॉपिक, सारे वीवीआई क्वेश्चन के साथ जितने भी पूछे जाने वाले क्वेश्चन है सारे के साथ हम लोग इसको समापन करेंगे आपके एग्ज़ाम से पहले। तो फटाफट आप लोग जुड़ जाइए मेरे साथ। और पीडीएफ के लिए और भी स्टडी मटेरियल जैसे कि क्लास जैसे ही होते हैं, चाहे लाइव क्लास हो चाहे और भी रिकॉर्डेड क्लास हो, जो भी क्लासेज होते हैं वो सारे आपके व्हाट्सएप पे भेज दिए जाते हैं। तो आप लोग इस नंबर पर ज़रूर कांटेक्ट करें, आपको सारा कुछ मिल जाएगा। 70 50 87 29 96 इस नंबर पर आप कांटेक्ट करिएगा तो आपको पीडीएफ और भी जो स्टडी मटेरियल है सारे कुछ आपको मिल जाएंगे। तो चलिए हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, जिसमें कि हम एक जो क्लासेज लेते हैं जो कि मैराथन का, उसमें हम लोग 100 क्वेश्चन करते हैं। तो सुबह में हम लोगों का इसी का क्लासेज चला था और आज हम लोगों का फिर इसी का चलेगा, क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो इससे हम लोग 400 से 500 क्वेश्चन के बीच में हम लोग देखने वाले हैं। जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगेंगे सारे क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे। तो आप लोग हड़बड़ाइए नहीं, नौकरी चाहते हैं तो धैर्य रख के 15 दिन जो बच रहे हैं उसमें पढ़ना होगा, तभी आपको बीटीएससी एएनएम में नौकरी मिलने वाले हैं। तो चलिए हम लोग बिना देरी के सवाल को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ट्यूबल गर्भावस्था में आरोपण का मुख्य स्थान कहाँ होता है? इस्थेमस में, या इन्फाड्यूवलम्स में, या इम्प्यूला में, या इंटरस्टिशियम में? तो जो ट्यूबलर गर्भावस्था का जो आरोपण का मुख्य स्थान है वो कहाँ है? तो एम्प्यूला में है। कहाँ है? एम्प्यूला में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रिगली फॉरसेप किस प्रकार का फॉरसेप होता है? घुमावदार फॉरसेप, या लंबा फॉरसेप, छोटी फॉरसेप, या इनमें से कोई भी नहीं? तो रिगली फॉरसेप जो होता है वो किस प्रकार का होता है? तो छोटी फॉरसेप होती है। किस प्रकार का? छोटी फॉरसेप होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है कि गर्भ अवस्था में एचआईवी की स्क्रीनिंग के लिए किए जाने वाला टेस्ट है। मतलब गर्भ अवस्था के दौरान जो एचआईवी के स्क्रीनिंग के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, ये आपसे पूछे जा रहे हैं। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं सारे टेस्ट का नाम दिया गया है। पीसीआर दिया है, वेस्टर्न ब्लॉट दिया है, आईएफए दिया है, ईआईए दिया है, एंजाइम इम्यूनो एसेस। तो इसमें जो गर्भ अवस्था में जो एचआईवी स्क्रीनिंग के लिए किया जाता है वो कौन सा टेस्ट होती है? तो ईआईए होता है, मतलब एंजाइम इम्यूनो एसेस। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस प्रकार झिल्ली को फाड़ना किस प्रकार का प्रवर्तन होता है? मतलब कम, या शल्य चिकित्साएँ द्वारा, या चिकित्साएँ द्वारा, या मिला जुला? तो झिल्ली को जो फाड़ना होती है वो किस प्रकार का परिवर्तन होता है? तो ये क्या है? शल्य चिकित्सीय परिवर्तन कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस प्रकार की जुड़वा गर्भ अवस्था में भ्रूण का लिंग समान होता है? मतलब जैसे कि जुड़वा बच्चे जन्म लेते हैं तो मतलब कि जैसे 2 बच्चे जन्म लिया तो दोनों मतलब लड़की है या दोनों लड़का है, मतलब समान लिंग हो, तो वो मतलब किस प्रकार का जुड़वा गर्भावस्था में? तो उस गर्भावस्था का नाम आपसे पूछे जा रहा है। तो उसको क्या कहते हैं? यूनी ओव्यूलर गर्भावस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनी ओव्यूलर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। इसके दौरान क्या होता है? जो भी जुड़वा गर्भावस्था में धारण किया तो उससे जो समान लिंग मतलब उसमें होते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से किस में प्रसव परिवर्तन नहीं करते हैं? तो प्रसव जो परिवर्तन नहीं करते हैं वो क्या है? उच्च जोखिम गर्भावस्था, या कि इसमें मतलब कि प्रसव का प्रवर्तन नहीं करते हैं, मतलब यह सबसे ज़्यादा जोखिम होती है। अगला है कि कौन सा एंटीबॉडी अपरा को पार कर भ्रूण तक पहुंचती है? तो इस एंटीबॉडी का आपको नाम बताना है। इसका मतलब जैसे कि इसमें दिया गया आईजीजी, आईजीएम, या आईजीएफ, आईजीए। तो उस एंटीबॉडी को क्या कहा जाता है? तो उसे आईजीजी कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जुड़वा गर्भावस्था में इंजेक्टोसिन सामान्य प्रसव में किसके डिलीवरी के बाद देना चाहिए? तो ये कब दिया जाता है? तो दूसरा जुड़वा के बाद। कब दिया जाता है? मतलब कि दूसरा जुड़ाव के बाद। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि अंतर गर्भाशय भ्रूण मृत्यु द्वारा उत्पन्न गहन जटिलता है, क्या है? DIC या रेटिनोपैथी या कार्डियोकार्सिनोमा या ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम। तो इसको जो कहे जाते हैं वो गहन जटिलता क्या है? तो वो आपका है DIC। क्या है? DIC। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कार्ड प्रोलैक्स में जब कार्ड प्रस्तुति भाग के आगे की तरफ होती है तब झिल्ली की अखंड होती है, उसे क्या कहते हैं? तो उस झिल्ली को क्या कहा जाता है? तो उसको कार्ड प्रस्तुति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कार्ड प्रस्तुति। अगला क्वेश्चन है कि LSCS के बाद माँ को स्तनपान कब शुरू करना चाहिए? ऑपरेशन के आधे घंटे बाद, मतलब जब LSCS के बाद जो माँ अपने बच्चे को दूध पिलाता है तो वो कब देनी चाहिए, ये आपसे पूछे जा रहे हैं। ऑपरेशन के आधे घंटे बाद, या ऑपरेशन के तुरंत बाद, या ऑपरेशन के अगले दिन, या ऑपरेशन के 4 घंटे बाद। तो यह कब दिया जाता है? तो ऑपरेशन के 4 घंटे बाद स्तनपान करवाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तंत्रिका पेशीय मेलजोल में व्याख्यान में प्रयोग किए जाने वाला शब्द है। व्याख्यान में तंत्रिका जो पेशीय मेलजोल है उसके व्याख्यान में कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? पोलरिटी या फंडल अधिकारता या संकुचन या रिट्रैक्शन। तो इसको क्या कहा जाता है? तो इसे मतलब कि पोलरिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पोलरिटी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है कि भारत में निम्न में से कौन सा कारण माँ की मृत्यु दर को अधिक प्रभावित करता है? तो इसके बारे में हम लोग देखे भी थे। तो इसका क्या हो जाएगा? मतलब अमीनिया के कारण भी होते हैं और टॉक्सीमिया के कारण भी होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हेमरेज के कारण भी बहुत सारा मृत्यु दर पाए जाते हैं। अगला है कि एड्स की रोकथाम में उपयोगी गर्भ निरोधक है, क्या? नसबंदी, कॉन्डोम या स्त्री नसबंदी या गर्भ निरोधक गोलियां। तो ये आप सबको पता भी होंगे कि एड्स के रोकथाम के लिए निरोधक क्या होता है? उपयोगी निरोधक क्या होता है? कॉन्डोम होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। इसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों ने ANM के कोर्स के दौरान भी पढ़े होंगे, तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको आते होंगे। ऐसा नहीं कि मतलब मिडवाइफरी का आपको नहीं आ रहे होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे और बहुत क्वेश्चन का आंसर आपको पता भी होगा। तो और इस टॉपिक से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, तो इस टॉपिक पर आप लोग ध्यानपूर्वक से पढ़ सकते हैं। अगला है कि पिट्यूटरी ग्लैंड्स स्थित होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड्स कहाँ स्थित होते हैं? किडनी पर या गर्दन पर या थायरैक्स पर या मस्तिष्क पर? तो पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ होती है? मस्तिष्क पर स्थित होती है। कहाँ पर होती है? मस्तिष्क पर होती है। अब आपके पास बहुत कम समय बच रहे हैं, ये भी आप ध्यान में रखिए। रेगुलर क्लास ज्वाइन करिए, जैसे ही पढ़ते हैं उसके बाद फिर से एक बार आप लोग PDF को रिवाइज करिए, निश्चित रूप से आपको क्वेश्चन आएंगे। अगला है कि अवर्सियो प्लेसेंटा का अर्थ क्या होता है? अपरा का निम्न गर्भाशयी दीवार पर आरोपण या भ्रूण झिल्ली या सामान्य अपरा या समय से पहले अपरा का पृथक्करण हो जाना। तो ये क्या कहलाती है? तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? समय से जो पहले अपरा का जो पृथक्करण होता है वही क्या होता है? अवर्सियो प्लेसेंटा का अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अम्बिलिकल कार्ड का सामान्य लंबाई होती है। अम्बिलिकल कार्ड का सामान्य लंबाई कितनी होती है? 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर या 75 सेंटीमीटर। तो अम्बिलिकल कार्ड का जो सामान्य लंबाई होती है वो कितना होती है? तो 50 सेंटीमीटर। कितना होती है? 50 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निषेचन के लिए शुक्राणु का जीवन होता है।
मतलब कि निषेचन के लिए शुक्राणु का जीवन क्या होता है, 30 घंटे, 96 घंटे, 80 घंटे या 48 घंटे। तो निषेचन के लिए जीवाणु का, शुक्राणु का जो जीवन होता है वो कितने देर के लिए होता है, तो 48 घंटे के लिए। कितने देर का, तो 48 घंटे के लिए ये इनका जीवन काल होते हैं। अगला कह रहा है कि भ्रूण का तंत्रिका बनता है किससे, एंडोडर्म से या एक्सट्रोडर्म से या मीजोडर्म से या पैरेनकाइमा से। तो भ्रूण का जो तंत्रिका बनता है वो किससे बनती है, तो एक्सट्रोडर्म से। किससे बनती है, एक्सट्रोडर्म से। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मीनार की शुरू होने की औसतन आयु क्या होती है, 12 से 14 वर्ष या 14 से 16 वर्ष या 16 से 18 वर्ष या 18 से 20 वर्ष। तो ये मीनार्की का जो शुरू होने की औसतन आयु है वह कितना होती है, तो 12 से 14 वर्ष होती है। कितना होती है, 12 से 14 वर्ष। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गर्भ अवस्था में अपरा एवं भ्रूण के वजन का अनुपात क्या होता है। अनुपात मतलब कि जैसे कि 5/3 लिखे तो ये क्या हो गया, अनुपात हो गया। तो वही कह रहा है कि मतलब गर्भ अवस्था में अपरा और भ्रूण का वजन क्या होता है, उसका अनुपात क्या होता है। इसका अनुपात कितना होता है, मतलब 1.6 कह सकते हैं इसको। यदि हम पार्ट में तोड़े तो क्या होगा, जैसे 1.6 है तो दशमलव हटाएंगे, नीचे में 10 आएगा तो क्या हो जाएगा 5/8। ये क्या हो जाएगा, मतलब अपरा का 8 भाग होता है, भ्रूण का कितना भाग होता है, मतलब 5 भाग होता है। तो इसका वजन इस अनुपात में रहते हैं, 1.6 के अनुपात में। अगला है कि गर्भ अवस्था के दौरान एम्यूनियोटिक द्रव्य की सामान्य से अधिक मात्रा होने पर उसे क्या कहते हैं। तो एम्यूनियोटिक का जो द्रव्य होते हैं वो सामान्य से अधिक हो जाता है गर्भ अवस्था के दौरान, तो उसको क्या कहा जाता है, तो हाइड्रामियोस कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अगला है कि प्रसव के बाद पहले 6 हफ्ते क्या कहलाते हैं, मतलब प्रसव के बाद जो पहला 6 हफ्ता होता है उसको क्या कहते हैं, गर्भ अवस्था या प्रसव उपरांत काल या प्रसव या इंट्रापार्टरम। तो प्रसव के बाद जो पहले 6 हफ्ते होते हैं उसको क्या कहते हैं, तो उसको प्रसव व उपरांत काल कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गर्भ अवस्था के खतरे के चिन्ह निम्नलिखित में से सभी है सिवाय, मतलब कि कब्ज के या धुंधला दिखना या निरंतर सिर दर्द का बना रहना या रिट्रैक्शन। तो यह मतलब गर्भ अवस्था के जो खतरे का कौन सा कारण होती है, तो ये मतलब कि क्या होता है, कब्ज का इसमें रीजन होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है कि सुनहरे रंग का एम्यूनेटिक द्रव्य सूचक है, मतलब सुनहरे रंग का एम्यूनेटिक जो द्रव्य सूचक है वो कौन सा है, आईयूडी या भ्रूण में तनाव या आरएच असंगति या एनीमिया। तो ये क्या होती है, मतलब कि आरएच असंगति होती है। क्या होती है, आरएच असंगति। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यदि आपको ऑप्शन आंसर आप पता होंगे तो आप लोग कमेंट सेशन में लिख सकते हैं। ओरल थ्रस्ट का कारण क्या, इससे आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और जितना आप पढ़ के जाइएगा आपका कॉन्फिडेंस लेवल एग्ज़ाम में उतना ही हाई रहेगा और आप एग्ज़ाम में अच्छे से मतलब यूटिलाइज करके अच्छे से लिख के आइएगा ताकि आप मेरिट लिस्ट तक पहुंच सके। अगला है कि ओरल थ्रस्ट का कारण होता है, ओरल थ्रस्ट का क्या कारण होता है, बैक्टीरिया या वायरस, प्रोटोजोआ या फंगस। तो ओरल थ्रस्ट का कारण क्या होती है, तो फंगस होती है। क्या होती है, फंगस ओरल थ्रस्ट का कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ईडीडी से 2 हफ्ते आगे तक गर्भ अवस्था का निरंतरता बना रहना इसे क्या कहते हैं, दीर्घकालिक गर्भ अवस्था या बाधित प्रसव या दीर्घकालिक प्रसव या समय के बाद खींची गर्भावस्था। तो ईडीडी के 2 हफ्ते के आगे के जो गर्भावस्था निरंतर रहता है उसको क्या कहा जाता है,
तो उसे मतलब दीर्घकालिक गर्भावस्था कहती है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह दवा जो गर्भाशय संकुचन की रोकथाम के लिए प्रयोग किया जाता है, कौन सी दवा है जो गर्भाशय संकुचन के रोकथाम के लिए प्रयोग किया जाता है? नींद की दवा या टोकोलाइटिक दवा या प्रोस्टाग्लैंडिक्स दवा या ऑक्सीटोसिन। तो इसमें जो प्रयोग किया जाता है वो कौन सी दवा होती है? तो टोकोलाइटिक दवा कहती है टोकोलाइटिक दवा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लेन्यूगो का मतलब क्या होता है? तो लेन्यूगो का जो मतलब होता है वो क्या होता है कि शिशु के शरीर पर उपस्थित अच्छे बाल। ये क्या होती है? मतलब लेन्यूगो का मतलब यही होता है कि जो शिशु जन्म लेता है उसके शरीर पर उपस्थित अच्छे बाल हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और बहुत जल्द आपका एडमिट कार्ड को लेकर भी हम अपडेट बताने वाले हैं, किस दिन आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा, आपको सारी जानकारियाँ मिलते रहेंगे। कोई चीज़ को लेकर घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अभी पढ़ाई पर दीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम होने के बाद आपको डॉक्यूमेंट सारा कुछ बताते रहेंगे। सिर्फ अभी पढ़ाई पर दीजिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी तब उन्हीं के लिए होगा जिसका रिजल्ट होगा। जिसका रिजल्ट नहीं होगा वो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के लिए उसको बुलाया ही नहीं जाएगा। अगला है कि ब्रैक्सटन हिक्स का मतलब क्या होता है? पीड़ा सहित गर्भाशय संकुचन या गर्भाशय तनाव न होना या पीड़ा रहित गर्भाशय संकुचन या गर्भाशय तनाव बढ़ना। तो ब्रैक्सटन हिक्स का मतलब होता है, क्या होता है? तो ब्रैक्सटन हिक्स का जो मतलब है वो क्या होता है? पीड़ा रहित गर्भाशय का संकुचन। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आरोपण निषेचन के कितने दिन बाद होता है? तो आरोपण निषेचन के 7वें दिन होते हैं। कब होते हैं? 7 दिन बाद आरोपण निषेचन के बाद होते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गर्भाशय गुहा की लंबाई का आकलन करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? जैसे कि इसमें ऑप्शन दिया गया है कि टीनाकुलम या गर्भाशय साउंड या योनि जांच स्पेक्यूलम या वेलसाइलम। तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसे मतलब कि गर्भाशय साउंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उस उपकरण को गर्भाशय साउंड कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि मासिक धर्म के दौरान होने वाली पीड़ा को कहते हैं। तो मासिक धर्म के दौरान जो होने वाली पीड़ा है उसको क्या कहते हैं? डिस्मीनोरिया। क्या कहते हैं? डिस्मीनोरिया। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रसव की तृतीय अवस्था के बाद अथवा 24 घंटे के अंदर होने वाले रक्त स्त्राव को क्या कहा जाता है? उस प्राथमिक पीपीएच कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राथमिक पीपीएच। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अवस्था में माँ को स्तनपान नहीं कराना चाहिए? मतलब किस अवस्था में माँ को स्तनपान नहीं कराना चाहिए? धसे, चूचक या हर्पीज या स्तन शोथ या मधुमेह। तो किस दौरान नहीं करने चाहिए? तो स्तन शोथ के दौरान मतलब माँ को स्तनपान नहीं कराना चाहिए, बच्चों को दूध नहीं पिलाना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है स्त्री की योनि में सामान्यतः रहने वाली जीवाणु होता है कोमा बैक्टीरिया या स्टेफाइलोकोकाई या ट्यूबरल बेसिल या डोडेरेंस बेसिल। तो स्त्रियों के जो योनि में सामान्यतः जीवाणु होती है वो कौन सी होती है? तो वो मतलब कि डोडरलेंस वैसिली होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। अगला है कि माँ से भ्रूण को पोषण इस प्रक्रिया द्वारा पहुँचाया जाता है। कह रहा है कि माँ से भ्रूण तक जो पोषण पहुँचता है वो किस प्रक्रिया द्वारा पहुँचता है? परासरण के द्वारा या अवशोषण के द्वारा, विसरण के द्वारा या भेदन के द्वारा? या किस प्रक्रिया द्वारा पहुँचता है? तो ये विसरण के द्वारा पहुँचता है। किस द्वारा? तो विसरण के द्वारा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है इफेसमेंट का अर्थ है
सर्विक्स का पतला होना या मोटा होना, लंबा होना या चौड़ा होना। तो इफेसमेंट का जो अर्थ होता है वो क्या होती है? पतला होना, मतलब सर्विक्स का पतला होना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्लेसेंटा एवॉर्प्शन में गर्भस्थ शिशु की मृत्यु का कारण क्या होता है? एनेक्सिया या एस्फाइसिया या एटेलेक्सिया या हेमोरेज। तो ये प्लेसेंटा एवर्सन के जो गर्भ अवस्था की मृत्यु का कारण होती है वो क्या, कौन सा कारण है? तो वो है एनेक्सिया। क्या है उसका रीजन? एनेक्सिया रीजन के कारण ये होती है। अगला क्वेश्चन है कि एक महिला में MC जो मासिक धर्म होती है उसकी अवधि क्या होती है? तो इसके बारे में हम लोग देखे भी थे और जनरली सभी स्त्रियों में सामान्यतः ये लक्षण होती है, ये मतलब होती है। तो ये कब कितने दिनों की अवधि में होते हैं? मतलब कि 28 दिन वैसे माना गया है, या 26 से 30 दिन के बीच में कह सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एर्गोमेट्रिन की जो 0.5 mg की मात्रा होती है वो समानांतर देने पर इसका गर्भाशय पर प्रभाव होने लगता है। क्या चीज़? आधे घंटे में या 2 मिनट में या 25 सेकेंड में या 7 मिनट में। तो इसका जो प्रभाव होने लगता है वो कब शुरू हो जाता है? तो मतलब लगभग 7 मिनट में। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और आप लोग इस टॉपिक के बाद जो टॉपिक मिलेंगे वो थोड़ा इजी टॉपिक है, लेकिन इस टॉपिक से ज़्यादातर सवाल पूछे जाते हैं, हम कई बार आपको बता रहे हैं। तो इस टॉपिक पे आप लोग बिल्कुल ध्यान देकर एक भी सवाल मिस किए बिना सभी क्वेश्चन को पढ़िए। अगला है कि 21वें गुणसूत्र जो क्रोमोजोम होता है उसका संबंध होता है किससे? डाउन सिंड्रोम से या टर्नर्स सिंड्रोम से या क्लाइन फेल्टर्स सिंड्रोम से या कैसेरियन सेक्शन से। तो 21वें गुणसूत्र का जो संबंध होता है वो किससे होती है? तो डाउन्स सिंड्रोम से। किससे होती है? डाउन्स सिंड्रोम से। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि गर्भ अवस्था की वह अवधि जिसमें गर्भवती को प्रातः उबकाई या उल्टियाँ सी होने लगती है, तो उस अवधि को क्या कहते हैं? प्रसव अवस्था या पहले 4 माह या अंतिम त्रैमास मतलब 3 मास या द्वितीय त्रिमास के अंतिम महीने। तो उसको मतलब उस अवस्था को क्या कहा जाता है? मतलब कब ये स्थिति आती है, ये उस अवधि को आपको बताना है। तो वह कब होती है? पहले 4 माह में। कब होती है? पहले 4 माह में उल्टियाँ होने लगती है। अगला क्वेश्चन